हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम इंटरप्रेन्योरशिप के क्रैश कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम आप सभी के लिए इंटरप्रेन्योरशिप के सेकंड सैम्पल पेपर को लेकर आए हैं। और पहले वीडियो की तरह जहां पे हमने पहले वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया था, सेम उसी तरीके से इस वीडियो में भी हम इन क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फिर हम साथ में मिलकर सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जाओ जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दो। ठीक है, चलो बिना देर किए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रारंभिक रहतिया है यानी कि ओपनिंग स्टॉकेज। तो इसका क्या आंसर होगा? देखो, दो तरह के मैंने आपको बताए थे कि फंड जो होता है, एक होता है सोर्स ऑफ फंड, एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड का मतलब ये हुआ कि जो फंड है वो कहाँ से आ रहा है, यानी कि उसका स्रोत क्या है। वही एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब ये हुआ कि फ़ंड का हम इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं, उस कोर्स का हम प्रयोग कहाँ पे कर रहे हैं। तो जो ओपनिंग स्टॉक होता है, जो हमारा प्रारंभिक रहतिया होता है, तो ओपनिंग स्टॉक कोर्स का प्रयोग होता है, वो होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? कुछ बच्चे के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अभी तक ज्वाइन हुए भी नहीं है, तो वीडियो को शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे ज्वाइन हो जाए हमारी इस वीडियो से। देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उद्यमी के दायित्व है यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो एक एंटरप्रेन्योर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसका जो दायित्व होता है, वो समाज, सरकार और पर्यावरण तीनों के प्रति होता है, यानी कि गवर्नमेंट, सोसाइटी और एनवायरनमेंट तीनों के प्रति होता है। उन्हें इन तीनों को लेकर चलना पड़ता है। तो इसलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखो, अपॉर्चुनिटी जो होते हैं यानी कि जो अवसर होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, और एक अवसर का प्रकार ये है कि जो अवसर होते हैं वो एनवायरनमेंट यानी कि हमारे पर्यावरण में विद्यमान होते हैं। तो पर्यावरण में विद्यमान अवसर इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो अवसर के प्रकार है, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सारे बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 है, परियोजना तैयार की जाती है। तो परियोजना सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स या सिर्फ मैनेजर्स के द्वारा नहीं, बल्कि प्रमोटर्स, एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर, इन तीनों के द्वारा मिलकर बनाई जाती है, यानी कि प्रवर्तक, उद्यमी और प्रबंधकों के द्वारा तीनों मिलकर एक परियोजना को तैयार करते हैं। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी में इनमें से सभी रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ मिस्टेक्स बिहार बोर्ड अपने क्वेश्चन पेपर में भी करते हैं, तो अगर आप वहाँ पे देखो तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश करना, क्योंकि देखो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टोटल 70, और 70 में से आपको बस 35 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इतने सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को आप स्किप भी कर सकते हो जहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे डाउट है ही है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप स्किप करना। बाकी क्या आप इस सीरीज को स्टार्ट एंड तक फॉलो करोगे तो 70 में से मिनिमम आपके 60 क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे। तो उन 60 में से किसी भी 35 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देना, आपका काम हो गया। आपको फुल मार्क्स सिक्योर करना है। आप जो भी क्वेश्चन आप देखोगे आपको हर एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन उनमें से आपको बस हाफ ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे सब्जेक्टिव में भी अगर हम देखेंगे तो आपको डबल ऑप्शन मिलेंगे, और उनमें से आपको एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चल जाओगे। ठीक है, तो बहुत ईजी है बिहार बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करना। इनफैक्ट जो मैं चाहता हूँ कि मैं इस चैनल से टॉपर्स को निकाल सकूँ, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन आप लोग कंसिस्टेंट रहना। और साथ ही साथ अभी आप टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करना। जो सीरीज़ मैं अभी लेकर आया हूँ, इन सीरीज़ के सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो आंसर बताया आपको उन्हीं आंसर को आंसर करना है। हो सकता है आपने पहले से अपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो उस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हो, अपने नोट से भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो जो नोट्स है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ। तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है वो फैक्ट्स, एनालिसिस एंड इन्फॉर्मेशन, इन तीनों की समरी होती है, इन तीनों का सारांश होता है, तथ्यों का, विश्लेषणों का और सूचनाओं का। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सभी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 है, विकास की गिरती स्थिति में, एट डिक्लाइन स्टेज ऑफ ग्रोथ। तो जो हमारा ग्रोथ है वो जब खत्म होने लगता है, मतलब जो हमारा विकास था उसकी स्थिति अब गिरने लगती है, तो उस टाइम क्या होता है? तो उस टाइम जो इंटरप्राइज रहता है वो अपने आप को सर्वाइव करना ही बहुत उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी कि उद्यम अपने आप को जीवित रखना बहुत ही ज़्यादा कठिन पाता है। और इसके अलावा उद्यम को तेज़ गति से हानियाँ भी होती है, क्योंकि जो विकास की स्थिति थी, जो विकास का सिचुएशन था, वो अब नीचे नीचे डाउन होते रह रहे हैं, और इस कारण जो उद्यम होते हैं उनको तेज़ गति से हानियाँ होती है। और इसके अलावा उद्यम दुकान बंद करने को अच्छा मानता है, क्योंकि उनकी जो विकास थी वो तो अब गिरती जा रही है, उन्हें निगेटिव में लॉस हो रहा है, इस कारण उन्हें दुकान को बंद करने का वैसा मौका मिल जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उपयुक्त सभी।
At decline stage of growth, the enterprise find it difficult to survive. The enterprise start incurring losses at an increasing rate, मतलब तेज गति से उन्हें लॉस सहने पड़ते हैं. एंड ऑप्शन नंबर सी, द एंटरप्राइज प्रीफर टू क्लोज इट्स शटर्स, यानी कि दुकान को बंद करना पड़ जाता है. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. 7 नंबर क्वेश्चन है, एकीकरण से अभिप्राय है. इंटीग्रेशन मीन्स, तो देखो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि बाहरी तौर पर मतलब एक्सटर्नली एक्सपैंड करना, यानी कि बाहरी विस्तार को हम एकीकरण कहते हैं. तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. फिर अब क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान्यतः विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है. तो डाइवर्सिफिकेशन को हम कितने वे में क्लासीफाई करते हैं? तो डाइवर्सिफिकेशन को हम क्लासीफाई करते हैं 4 वे में, यानी कि 4 तरीकों में. तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. और ये क्वेश्चन शायद आपके पिछले साल के मॉडल पेपर में पूछा गया था. ठीक है. तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. फिर अब क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल्य नीति होती है, यानी कि प्राइस पॉलिसीज. तो जो प्राइस पॉलिसी होती है वो ना सिर्फ कंज्यूमर या गवर्नमेंट के लिए, बल्कि कंज्यूमर, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरिंग, इन तीनों के फेवरेबल होती है, इन तीनों के पक्ष में होती है. यानी कि मूल्य नीति उपभोक्ता, सरकार और उत्पादन निर्माता के पक्ष में होती है. तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूल्य नीति सभी के पक्ष में होती है. ठीक है. फिर अब क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से स्थायी लागत का उदाहरण क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. तो देखो पिछली वीडियो में, आज जो मैंने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो को अपलोड किया था, वहाँ मैंने आपको बताया था फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है उसका जो प्राइस होता है वो हमेशा सेम ही रहता है, नो मैटर आप प्रोडक्शन के किस लेवल पे पहुंच चुके हो. इनफैक्ट अगर आपका प्रोडक्शन 0 होता है तो उस टाइम भी इसकी एक वैल्यू होती है, और जब आपका प्रोडक्शन पिक पर पहुंच जाता है फिर भी उसकी वैल्यू सेम ही होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजर है ये फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल होता है. वही अगर हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को देखें, चार्जेबल एक्सपेंसेस को देखें, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को देखें, तो ये जब हम प्रोडक्शन को स्टार्ट नहीं करते तो इनकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाते चले जाते हैं तो इनकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है, इन पे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं. तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्यालय प्रबंधन का वेतन अस्थायी लागत का एक उदाहरण है. अब 11 नंबर क्वेश्चन है, आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो आईडीबीआई को स्थापित किया गया था 1964 में, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. फिर अब 12 नंबर क्वेश्चन है, एसएफसी एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया? तो एसएफसी एक्ट को पारित किया गया था 1951 में, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. फिर अब 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्रांड बतलाता है. तो एक ब्रांड जो है वो इंडिकेट करता है साइंबल्स को, यानी कि चिन्ह, डिजाइन और नाम, ये तीनों एक इंटरप्राइज की तीनों पहचान ब्रांड बतलाता है, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनमें से सभी. फिर अब क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान उत्पादन वास्तव में है, प्रेजेंट प्रोडक्शन सिस्टम इन फैक्ट इज. तो प्रेजेंट प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो वास्तव में अप्रत्यक्ष उत्पादन है, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. फिर अब क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज. तो देखो जो मैनेजमेंट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यानी कि प्रबंध का जो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है वो होता है एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट दोनों के प्रति. ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ के प्रति होता है, सरकार को नजर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता. द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज टुवार्ड एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट बोथ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टुवार्ड्स ऑल. ठीक है. तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए. अब क्वेश्चन नंबर 16 है, चलों का प्रयोग प्रायः तकनीकी योग्यता के लिए किया जाता है. तो वेरिएबल आर यूज फॉर 4 टेक्निकल कैपेबिलिटी, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया था. तो इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड को इस्टेब्लिश किया गया था ग्रिंडे बैंक के द्वारा, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. फिर अब 18 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमी पूंजी में रहता है, वेंचर कैपिटल कंटेन. तो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में सब्जेक्टिव में बताया था कि वेंचर कैपिटल हम किसे कहते हैं, वहाँ पे मैंने आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी. तो वेंचर कैपिटल में हाई रिस्क रहता है, यानी कि यहाँ पे उच्च जोखिम रहता है. तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. इस तरीके से अगर आप हमारी कंप्लीट वीडियो को देख लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही साथ जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं हम सारे क्वेश्चन को कवर भी कर लेंगे. बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया लगभग 250 से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं, और हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले जो आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछे गए हैं क्वेश्चन. तो उन सभी को आप लोग देख लेना, फिर एग्जाम में आप फुल मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेंचर कैपिटल में हाई रिस्क होता है, उच्च जोखिम होता है. फिर अब 19 नंबर क्वेश्चन है,
अंशदान है। तो कंट्रीब्यूशन का क्या फार्मूला होता है? कंट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि जब हम सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा अंशदान निकल कर आ जाता है। यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बिक्री घटाओ परिवर्तनशील लागत। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है सम विच्छेद बिंदु यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला होता है स्थिर लागत डिवाइडेड बाई लाभ मात्रा अनुपात। यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 21 नंबर क्वेश्चन है आदर्श चालू अनुपात होता है यानी कि आइडियल करंट रेशियो। तो इन सारी चीज़ों को हमने अकाउंटेंसी में ऑलरेडी पढ़ रखा है। आइडियल करंट रेशियो 2:1 होता है। यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 22 नंबर क्वेश्चन है स्थिर लागत में शामिल रहता है फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड। तो आप देख सकते हो आपके एंटरप्रेन्योरशिप के पेपर में, बिजनेस स्टडी में आपने जो पढ़ा, इकोनॉमिक्स में जो आपने पढ़ा और इनफैक्ट अकाउंटेंसी में जो आपने पढ़ा, इन सभी के कंबाइन करके इंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब इंटरप्रेन्योरशिप के सिलेबस में हमें इन चीज़ों को ही पढ़ना रहता है। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये हमने अभी ही जो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्टिव वीडियो को अपलोड करा था वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है आप देख सकते हो यहाँ पे जितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, रॉ मटेरियल्स, लेबर और पावर, इन तीनों का जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। ठीक है। लेकिन जो हमारा कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री होता है यानी कि जो कारखाना का लागत होता है वो हर लेवल पे सेम रहता है, चेंज नहीं होता। इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कारखाने की एक लागत होती है, लेकिन उस टाइम जो कच्चे माल की लागत होती है, श्रम की लागत होती है, शक्ति की लागत जो होती है वो जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन में जीरो होती है, लेकिन कारखाने की लागत उस समय विद्यमान रह करती है। इसलिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 23 है परियोजना आकलन होता है यानी कि प्रोजेक्ट अप्रेजल इज। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल एक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस होता है। यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज परियोजना आकलन लाभदायकता विश्लेषण होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 24 है आधुनिकीकरण सुधारता है। तो देखो जो मॉडर्नाइजेशन होता है वो इम्प्रूव करता है कैपेसिटी को, वो इम्प्रूव करता है क्षमता को। यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 25 है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार होते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर। तो ये तो हमने बिजनेस स्टडी में भी ऑलरेडी पढ़ रखा है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार जो प्लानिंग होते हैं वो टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 26 नंबर क्वेश्चन है एक सफल उद्यमी में अवश्य निम्न गुण होने चाहिए। तो एक सफल उद्यमी यानी कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है उनमें कौन कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए। तो उनमें नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, उनमें नियंत्रण होना चाहिए और उनमें इनोवेशन होना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक सफल उद्यमी में नेतृत्व, नियंत्रण और नर्व प्रवर्तन के गुण होने चाहिए। दैट इज 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर 27 है स्थापना में आसान है। तो स्थापना में कौन सी चीज़ें आसान होती है। तो एकांकी व्यापार जो होता है वो स्थापना में आसान होता है। यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 28 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक सहायता है सब्सिडीज। तो देखो सब्सिडी जो होता है वो होता है रीपेमेंट, वो होता है पुनः भुगतान। यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्थिक सहायता पुनः भुगतान होती है। अब देखो यहाँ पे हमने इंटरप्रेन्योरशिप के कंप्लीट 28 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया। अब इन 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से आप खुद कितने मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, आपका स्कोर कितना रहा, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। बिकॉज जितने स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देखते हैं, मुझे नहीं पता कौन से बच्चे वीडियोज़ को देख रहे हैं, लेकिन जब आप कमेंट करते हो तो कुछ नाम मुझे याद हो जाते हैं और उनसे मैं इमोशनली कनेक्टेड रहता हूँ। और इनफैक्ट वो जब कमेंट करते हैं तो भी मैं उन सीरीज़ को स्टार्ट करता हूँ और उन वीडियोज़ को कंटिन्यू करता हूँ। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप हमारी वीडियोज़ पर इंगेज रहोगे, आप कमेंट करोगे, तो उतना ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंस रहेगा हमारे चैनल पे। ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो इस कारण मैं किसी को पहचान भी नहीं पाता, नाम भी नहीं देख पाता। मैं हर एक ही कमेंट्स अच्छे से देखता भी हूँ। ठीक है। तो इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपका कितना स्कोर रहा। और इसके अलावा अब हम देखने वाले इसके कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्थिर योजना तथा एकल प्रयोग योजना में अंतर बताएं। यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान। तो देखो सिंपल में मैं आपको बता देता हूँ कि सिंगल यूज प्लान वैसे प्लान होते हैं जिनको हम लोग क्रिएट इसलिए करते हैं, जिन्हें हम लोग इसलिए डिज़ाइन करते हैं कि उन्हें एक बार हम यूज़ करें। एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम सिंगल यूज प्लान को क्रिएट करते हैं। फिर जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम खत्म कर देते हैं, फिर उसे हम दोबारा यूज कभी नहीं करते। लेकिन स्टैंडिंग प्लान वैसे प्लान होते हैं जो प्लान्स को हम एक बार यूज़ करते हैं फिर उसे हम रिपीट भी करते हैं। मतलब एक पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम आमतौर पर उस प्लान को बनाते हैं और वो प्लान उस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए वो स्टैंडिंग प्लान कहलाता है। यानी कि नाम से पता चल रहा है कि एक होता है स्टैंडिंग प्लान जिसे हम लोग रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, जबकि एक होता है सिंगल यूज प्लान जिसे हम लोग एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए हम उस प्लान को क्रिएट करते हैं और जब वो गोल हमारा अचीव हो जाता है तो फिर हम सिंगल यूज प्लान को दोबारा कभी यूज नहीं करते। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। अब इन्हें मैं पढ़ूंगा तो फिर से वीडियो ज़्यादा लेंदी होगा जो मैं नहीं कर
इस आंसर को पढ़ लो, ठीक है। एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया, आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कोष प्रवाह विवरण क्या है, यानी कि व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, एक कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन में जो कुछ भी चेंजेज होते हैं दो अकाउंटिंग ईयर में, यानी कि उनके बैलेंस शीट को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम उनके फाइनेंशियल पोजीशन में जो कुछ भी चेंजेस देखते हैं उनके रीजन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट को, ठीक है। और फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम फंड्स के इनफ्लो और फंड्स के आउटफ्लो, यानी कि फंड के जो स्रोत होते हैं और फंड के जो एप्लीकेशंस होते हैं उन सभी को यहाँ पे हम करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट, आप इसे एग्जाम में आंसर कर सकते हो। फिर अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पैकेजिंग के 4 कारक बताइए। तो देखो पैकेजिंग के क्या क्या लाभ होते हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहला तो ये है कि उत्पाद सुरक्षा, यानी कि जब हम पैकेजिंग कर देते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि हम उसे पैकेट कर देते हैं। तो पैकेजिंग करने से हमारा जो उत्पाद होता है वो सुरक्षित हो जाता है। सेकंड पॉइंट है उत्पाद का विज्ञापन। तो इसे जो हम पैकेजिंग करते हैं उसे हम और अच्छे से बनाकर हम अपने उत्पाद का विज्ञापन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड फीचर। फिर थर्ड पॉइंट है उत्पाद की मूल्य वृद्धि। तो हम जब पैकेजिंग करते हैं उसे हम अच्छे तरीके से डिज़ाइन करते हैं तो उससे उत्पाद की जो छवि होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे उत्पाद की जो मूल्य होती है वो भी वृद्धि होती है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है उत्पाद की छवि। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इससे जो उत्पाद होती है उसकी छवि भी अच्छी बनती है। तो ये सारे वर्क्स होते हैं पैकेजिंग के, इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे नोट कर सकते हो, दोनों सेम ही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, परियोजना प्रतिवेदन की क्या विशेषताएं हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो देखो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्या फीचर्स होती है, अब हमें ये बताना है। तो देखो पहली बात तो ये हो गई कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव होता है, उसका व्यापक चित्र होता है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। तो ये इसका पहला फीचर हो गया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ अ प्रोजेक्ट विद अ कंप्लीट डिटेल ऑफ इट। फिर सेकंड फीचर क्या होता है, तो प्रोजेक्ट रिकॉर्ड को हम तब प्रिपेयर करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम तब प्रिपेयर करते हैं जब बाकी की जो बाधाएं होती हैं, जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन सभी से हम ओवरकम कर जाते हैं। जब उन सब बाधाओं को हम पार कर जाते हैं और जब हमें लगता है कि अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता है तब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड फीचर्स, यानी कि परियोजना प्रतिवेदन तब तैयार किया जाता है जब परियोजना में लगने वाली प्रारंभिक बाधाओं को पार कर लिया जाता है तथा परियोजना की आवश्यकता अनुभव की जाने लगती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट 2 फीचर्स थे जो आपकी शॉर्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उसे आंसर कर सकते हो, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स दिए हुए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर बताइए, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, अब हमें ये बताना है। तो आज फिर से मैंने इसे इकोनॉमिक्स में कवर किया था और अब मैं इसे एंटरप्रेन्योरशिप में भी कवर कर रहा हूँ। देखो फिक्स्ड कॉस्ट वैसे कॉस्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट वैसे कॉस्ट होते हैं जो हर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन में, हर एक लेवल ऑफ आउटपुट में उनका जो प्राइस रहता है, उनका जो कॉस्ट होता है वो सेम होता है, यानी कि ये वे लागत होती है जिसमें उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट वैसे वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, वैसे कॉस्ट होते हैं जो प्रोडक्शन लेवल चेंज होने पर जब हम प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट में भी वृद्धि होने लगती है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूं कि मान के चलो आप प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में आप जब प्रोडक्शन करते हो तो उसके लिए आपने मशीन्स वगैरह परचेज की है, आपने बिल्डिंग परचेज की है। तो ये एग्जाम्पल है फिक्स्ड कॉस्ट के, क्योंकि ये जब जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है तब भी इनका पैसा तो आपको देना ही पड़ा था। तो ये आपके होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। और उसके अलावा जब आप प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देते हो, आप तेज़ी से प्रोडक्शन को बढ़ाते चले जाते हो, तो आप रॉ मटेरियल्स लाते हो, आप मैन को मतलब लेबर्स को लाते हो, तो ये सारे कहलाते हैं आपके वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ने पर आपको इन सब की जो कॉस्ट होते हैं उन्हें बढ़ानी पड़ती है। तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं वेरिएबल कॉस्ट के, लेबर्स वगैरह, रॉ मटेरियल्स। लेकिन जो हर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन में सेम रहता है जिनका कॉस्ट, उन्हें हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। जैसे हमारा हो गया बिल्डिंग, जैसे हमारा हो गया लैंड, जैसे हमारा हो गया मशीन, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको अच्छे से बताना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे पता है कि आपको कहाँ पे ये चाहिए कि मुझे बस क्वेश्चन और आंसर देखने हैं और कहाँ पे आपको थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो वो मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट क्वेश्चन, आप इसे नोट कर सकते हो। अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 है, विपणन की अवधारणा को बताइए, यानी कि मार्केटिंग होता क्या है। तो देखो मार्केटिंग हम असल में किसे कहते हैं, मार्केटिंग हम कहते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है जिसे हमने क्रिएट किया है, जिसे हमने बनाया है, उस प्रोडक्ट को अपने जो नीडी कस्टमर है, जिन्हें उनकी ज़रूरत है, उनको प्रोवाइड करना, उनको प्रोवाइड करने का जो मीडियम होता है उसे हम कहते हैं मार्केटिंग। और जो मार्केटिंग होता है वो प्योरली बेस्ड होता है कस्टमर की नीड पे, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को कंप्लीट करने पे, ठीक है। ये होता है मार्केटिंग, यानी कि विपणन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मूल्यवान वस्तुओं अथवा सेवाओं को उत्पन्न किया जाता है तथा दूसरे के साथ स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करके आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है, ठीक है। ये होता है मार्केट।
तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अब हमारा लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लागत को परिभाषित करें, डिफाइन कॉस्ट। देखो बेसिकली अगर आप कुछ परचेज करते हो तो परचेज करने पर आपको जो वैल्यू देनी पड़ती है, आपको जो रकम देनी पड़ती है, आपको जो राशि देनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट, यानी कि वो कहलाता है लागत। दैट इज एन अमाउंट दैट हैज टू बी पेड और गिवन अप इन ऑर्डर टू गेट समथिंग इज नॉन एज कॉस्ट। बिजनेस के टर्म में कहें तो कॉस्ट हम उसे कहते हैं अगर हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं, किसी प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को क्रिएट करने पर उसकी जो मॉनेटरी वैल्यूएशन होती है, इसके अलावा जितनी रिसोर्सेज हम वहाँ पे लगाते हैं, जितने मटेरियल्स को हम लगाते हैं, हमें जितना टाइम उससे देना पड़ता है और जितनी यूटिलिटी वो कंज्यूम करता है, इन सारी चीज़ों को जब हम कंबाइन कर देते हैं, मतलब इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके जो वैल्यू निकलता है वो कहलाता है हमारा कॉस्ट प्राइस। और हमेशा आपको पता होगा बिजनेस में जितने भी हमारी कॉस्ट प्राइस लगती है उन सबसे ऊपर करके हम अपने सेलिंग प्राइस को रखते हैं, ठीक है, ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। तो कॉस्ट क्या होता है, जितने भी प्रोडक्ट को हमें क्रिएट करने में जो कुछ भी वहाँ पे लगता है उन सभी को कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारा कहलाता है कॉस्ट, ठीक है। और इसके लिए ताकि हमें प्रॉफिट हो, जो बिजनेसमैन होते हैं वो कॉस्ट प्राइस से ऊपर पे एक सेलिंग प्राइस रखते हैं और उस पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं ताकि उन्हें प्रॉफिट हो सके, ठीक है। क्लियर हो गया ये सारे क्वेश्चंस। तो अब हमने इंटरप्रेन्योरशिप के सेकंड सैंपल पेपर को भी कंप्लीट कर लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। और शेयर इसलिए करना बिकॉज जितने कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बिहार बोर्ड कॉमर्स का ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना हो जो हमारे चैनल के बारे में ना जानता हो, जो हमारे चैनल से ज्वाइन ना रहे। और वो तभी पॉसिबल है जब हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल को शेयर करोगे। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको हर एक ग्रुप में डालना है, लेकिन हाँ, आपके कंटेक्ट में जितने फ्रेंड्स हो, आप प्रैक्टिकल का एग्जाम दे रहे हो तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तो उन सभी को आप बता सकते हो इस चैनल के बारे में। और यहाँ पे हम कोशिश कर ही रहे हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी को कवर करने का। तो आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं वेट करूँगा नए नए बच्चों के कमेंट्स का। आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए सैम्पल पेपर के साथ, ठीक है।